खबर इंटरेस्टिंग है। क्या खबर है? नेतन्याहू ने, आप और हम जिस समय दुनिया की चर्चाओं में व्यस्त थे, इन भाई साहब ने यमन पर हमला कर दिया है। आपको यह मालूम है इजराइल और गाजा लंबे समय से कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लंबे समय से चल रहे इस कन्फ्लिक्ट को दुनिया पूरी तरह से देख रही है। सुर्खियां हैं कि यहां बैठा इजराइल यमन पर इस एरिया में हमला कर देता है, हमला करता है, लोगों के मरने की, घायल होने की खबरें भी आती हैं। मतलब आप अभी तक यही मामला निपट रहे थे, अब आप यहां तक आ गए और यहां आकर के हमला बोल दिए हैं। हेडिंग बनती है, नेतन्याहू स्ट्राइक ऑन हूती पोर्ट शोज इजराइल विल रीच एनिमीज हाउएवर फार अवे। और कहां हमला हुआ है? तो हदैबा पोर्ट करके यहां पर एरिया है। मतलब एक तरह से ये समझिए, पहले लोकेशन समझ लीजिए, खेल सारा समझ में आ जाएगा। मतलब अब आप अंतरराष्ट्रीय विषयों के जानकार हैं। इधर देखिए, ये पूरा क्षेत्र समझ में आ रहा है आपको, इजराइल वाला क्षेत्र है। इजराइल से रेड सी के अंदर आपको पहुंचना है तो यहाँ स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल से निकलकर रेड सी में आए, रेड सी से होकर के यहाँ बाबे मंडल स्ट्रेट से गल्फ ऑफ आदेन और इंडिया की यात्रा करते हैं अपन। ऐसी स्थिति में यहाँ पर यमन के पास में हदाइबो पोर्ट करके जगह है, हदाइबो पोर्ट मतलब बंदरगाह है। उस बंदरगाह पर इजराइल का हमला हुआ है। और इजराइल का हमला क्यों हुआ है? क्योंकि इजराइल का कहना है कि ईरान से यहां से होते हुए वेपन्स इस जगह पहुंचाए जा रहे थे। कहां पहुंचाए जा रहे थे? इस जगह। तो ये कौन लोग हैं? हूतिये रहते हैं यहां पे। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो कि यमन के 1/3 हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। यमन की राजधानी है सना और सना पर इनका कब्जा है। ये हूती हैं कौन? असल में ये शिया मिलिटेंट्स हैं। ईरान जो कि शिया राष्ट्र है, उसके समर्थन से यहां पर यमन पर कंट्रोल रखने वाली यमन की 35% आबादी हूतियों की है। हूती और हदी यहां के 2/3 क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं। हदी जहां नियंत्रण रखते हैं वो ही अपनी सरकार भी बनाकर रखे हैं, लेकिन प्राइम लोकेशंस पर कब्जा हूदियों ने किया हुआ है। और यहां पर जो हदी हैं, इन्हें समर्थन प्राप्त है सऊदी अरब का और यूएई का। तो एक प्रकार से यमन का 2/3 हिस्सा सुन्नी बहुमत से चल रहा है और 1/3 हिस्सा शिया बहुमत से चल रहा है। शिया सुन्नी का यह कन्फ्लिक्ट बैटल ग्राउंड बना हुआ है और यहां रहने वाले जो शिया हैं वही ईरान के समर्थन में और गाजा पट्टी के समर्थन में इजराइल पर हमला कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? याद करिए, मैंने आपको बताया था कि 7 अक्टूबर को, अब थोड़ा सा मैं स्थिति को आपके सामने वापस रिवाइंड करा देता हूं सो दैट अब आप इस कहानी की स्टोरी को समझ पाएं। इन्होंने इन पर कैसे कैसे हमले किए, कैसे दुनिया के ट्रेड को रेड सी के माध्यम से रोका, सारी बातें मैं याद दिलाता हूं। देखो, 7 अक्टूबर के दिन गाजा पट्टी से कुछ हमास के लड़ाके आतंकी बनकर अंदर एंट्री करते हैं, इजराइल के अंदर हमला करते हैं। तस्वीरें बाहर आती हैं किस तरह से ये लोग घुसे। इसके बाद इजराइल के बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। कुछ लोगों का अपहरण करके यही लोग अपने साथ ले जाते हैं। हमास के लड़ाकों का इस तरह से ले जाना यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसका बदला लेने निकल पड़ते हैं। तस्वीर गाजा की पूरी बदल देते हैं। जो गाजा पहले तरह से सेटल्ड एरिया था वो बाद में पूरी तरह से निस्तनाबूद हुआ। लगभग हर क्षेत्र पर आपको बम के निशान अभी गूगल इमेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज का अपडेट है कि लगभग 39,000 लोग गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं। ये वो नंबर है, इतने लोग मारे जा चुके हैं। कितने विस्थापित हुए, कितने गरीब रह गए, कितनों के घर टूट गए, कितने बीमार हैं, कितने हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कितनी सेवाओं से वंचित हैं, उनका नंबर नहीं है। ये नंबर मरने वालों का है, लेकिन जो इस वजह से लोग मरेंगे उनकी संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। ये तो नंबर है फिलिस्तीन का। अब इस फिलिस्तीन के नंबर में बड़ा कारण जो इजराइल बोल रहा है वो ये है कि हमारे बहुत सारे लोगों को बंधक बना करके हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी के अंदर रखा हुआ है। जब तक वो वापस नहीं हो जाते तब तक हम हमला करते रहेंगे। ठीक है, हमने इस पर पूरी तरह से काफी कवरेज की है और आप लोगों ने उन्हें देखा भी है। लेकिन उसके समर्थन में, यानी कि एक तरह से कहिए गाजा के समर्थन में, बहुत से लोगों ने आने का प्रयास किया।
बहुत सारा देश, दुनिया भर के बहुत से मुस्लिम राष्ट्र और बहुत सारे मुसलमान जो दुनिया भर में हैं, उन्होंने इसे यहूदी वर्सेस मुसलमान कहा। और ऐसी स्थिति में मुस्लिम लोग जहां जहां दुनिया में हैं, उन्होंने गाजा के समर्थन में अपनी तरह का प्रयास, प्रदर्शन, जो भी सहायता देनी है वो सब किया। इस बीच में यहूदी, यहां पर जो रहने वाले, यमन के अंदर रहने वाले जो हूती हैं, उन्होंने इजराइल को नुकसान पहुंचाने का तरीका ढूंढा। क्या तरीका ढूंढा? बोले इस रेड सी से होकर बड़ा व्यापारिक मार्ग निकलता है, यहां से होकर के जहाज निकलते हैं, जहाज निकलते हैं, बड़ा सारा सामान लेकर जाते हैं। तो ऐसा कई जगह हुआ कि यहां से निकलने वाले जो व्यापारिक मार्ग के जहाज हैं, उन पर ईरान के हवाई जहाजों से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। और तो और यहां पर बाबे मंडल क्षेत्र में यमन में रह रहे आतंकियों ने खूब सारी जगह से बम गोले चलाए उन जहाजों पर जो यहां से आ रहे हैं, विशेष रूप से वो जहाज जो किसी ना किसी प्रकार से इजराइल से संबंधित हैं। इजराइल से नहीं भी संबंधित हैं तो पश्चिमी देश जो कि इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थक हैं। और अगर ऐसा है तो उनको टारगेट करने का यमन में प्रयास हुआ। यमन में ये वाला जो प्रयास हुआ, इसके चलते दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा। नुकसान इतना पहुंचा कि पहले जो ट्रेड रूट यहां से होकर निकलता था वाया स्वेज कैनाल, यानी कि मेडिटेरेनियन सी, स्वेज कैनाल, रेड सी, बाबे मंडल, गल्फ ऑफ आदेन, और यहां तक पहुंचने वाला जो सामान होता था, जो लगभग, अगर किसी को मान लीजिए कि मेडिटेरेनियन सी से होकर आना है तो 15 दिन का काम है, अगर उसको घूमकर आना पड़ गया नीचे केप ऑफ गुड होप से, तो वो लगभग 2.5 गुना टाइम लेने लग गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत महंगा हो गया। यानी कि मेडिटेरेनियन सी का जो वाया स्वेज कैनाल रूट है, ये बाधित हो गया। और ऐसी स्थिति में लंबा चौड़ा घूमकर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से घूम करके, अटलांटिक ओशन में साउथ से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए, मेडागास्कर होते हुए सामान को पहुंचना शुरू हुआ। यानी कि एक जगह पर मार्ग बाधित होने का नुकसान मार्ग में बाधा के रूप में उत्पन्न हुआ, लंबे समय में सामान पहुंचना शुरू हुआ। इस यमन में हुए हमलों को भी हमने कवर किया था। आपको याद होगा कि मिसाइल अटैक जब यमन के हूती कर रहे थे रेड सी में, तो उस पर भी काफी ज्यादा न्यूज बनी थी और हमने उन न्यूज को भी आपके सामने कवर किया था। परिणाम यह निकला कि अमेरिका ने यमन पर इन हूती रिबेल्स के ऊपर 5 देशों के साथ मिलकर हमला किया था। यह भी मैंने आपको जनवरी 12 के दिन बताया था कि देखिए कैसे कैसे अमेरिका ने बदला लिया। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए यमन, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, ये सब एक तरह से वो हैं जो कि अपने आप को इजराइल का विरोधी मानते हैं और इजराइल पर हमला करना चाहते हैं। ईरान खुलकर इस बारे में सामने आ रखा है कि भाई मैं तो बदला लेकर रहूंगा। ईरान जिनसे बदला लेना चाहता है वो इजराइल है, और इस काम के लिए उसने लेबनान के अंदर हिजबुल्ला नामक जो आतंकी संगठन है उसको समर्थन दे रखा है। ऐसे ही सीरिया के अंदर खुद ने पांव जमा रखे हैं, और यहां की बशर अल असद सरकार जो कि शिया सरकार है, वो पूरी सरकार ही इजराइल विरोधी है। तभी गोलन हाइट्स पर आए दिन कन्फ्लिक्ट की खबरें सुनने को मिलती हैं। ऐसे ही यमन में जो यहां हूती रहते हैं वो पूरी तरह से इजराइल विरोधी हैं। गाजा के अंदर रह रहे जो हमास के लड़ाके हैं, उनके हमले से तो सारी बात समझ में ही आ गई। इन सबको कहीं ना कहीं से ईरान का बैकग्राउंड प्राप्त है, ईरान का समर्थन प्राप्त है। ईरान का यही समर्थन इस पूरी जगह पर एक तरह से कहिए कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बना हुआ है। अगर ईरान पीछे ना हो तो संभवतया ये वार इतनी लंबी ना चले, क्योंकि इसने प्रॉक्सी वार छिड़वा रखी है। उसका कारण जो भी हो, क्योंकि ईरान जो है वो खुद इजराइल से पीड़ित है। ईरान का मानना है कि भैया तुम इजराइल वालों ने मेरा बहुत नुकसान पहुंचाया है। यार इनका प्रेसिडेंट तक मर गया, इनके यहाँ पर जो सुलेमानी था, इनकी खुद फोर्सेट का जो हेड था वो मर गया, इनके यहाँ पर फकीर जादे जो वैज्ञानिक था जो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था वो मर गया। इनको जो नुकसान इजराइल ने वहां से बैठकर पहुंचाया है, तो ईरान उसका अपने तरीके से बदला ले रहा है। मतलब ये पूरा क्षेत्र पैसे वालों का क्षेत्र है, गजब लड़ाई लड़ रहा है। पैसे वाले क्यों हैं? क्योंकि तेल मिल गया है, पैसा संभल नहीं रहा, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब लड़ाई झगड़ों में इन लोगों का डायरेक्ट वॉर ना होकर प्रॉक्सी वॉर छिड़ रहा है। प्रॉक्सी वॉर में यमन अपनी तरफ से इन पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। हमला करने का तरीका उसने रेड सी को अपनाया, और बाद में इसने एक स्थिति और विकट कर दी। और वो क्या कर दी वो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा यमन पर और आगे ले चलता हूं। देखो,
ये यमन है, ये यमन की राजधानी सना है। और देखो यहां पर आपको हुदाइदो करके पोर्ट दिखाई दे रहा है। ये हुदाइदा करके जो पोर्ट है ना, समुद्री बंदरगाह, ये रेड सी में वो पोर्ट है जो यमन को रेड सी पर जबरदस्त नियंत्रण देता है। मतलब ये मानकर चलिए कि इस पूरे को, ये जो पिंक एरिया आपको दिख रहा है, यहां हूतियों का कंट्रोल है और इस क्षेत्र से ही रेड सी को टारगेट किया जा रहा है। इस क्षेत्र से अगर नियंत्रण इनका हट जाए तो संभवतया रेड सी का रास्ता बिल्कुल साफ रह जाए। लेकिन इस क्षेत्र पर नियंत्रण जिन्होंने कर लिया वो व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं और इस प्रभावित होते व्यापार से ही निपटने की तैयारी में इस समय पश्चिमी देश लगे हुए हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। ये थोड़ा सा फिगर जान लीजिए कि 65% यमन की जो मतलब आबादी है वो सुन्नी मुसलमान है और 35% जो है वो शिया मुसलमान है। और ये शिया सुन्नी में बटा हुआ देश है। मतलब आप देखें 2/3 लगभग क्षेत्र ऐसा है जो ये आप देख रहे हैं इस कलर में, ये पूरी तरह से वो कलर क्षेत्र है जहां पर सुन्नी बहुतायत में है और यहां पर शिया बहुतायत के अंदर है। ठीक है साहब। तो हुदाइदा जो पोर्ट है जिस पर शियाओं का कब्जा है या कहिए कि हूतियों का जो कब्जा है, फिलहाल सुर्खी में इसी पर हुआ इजरायली हमला है। अब यह हमला हुआ क्यों, उस पर चलते हैं। अब आपको घटना की तरफ लेकर चलता हूं। मैं इसके पीछे की कहानी तो बाद में बताऊंगा। कहानी कुछ शुरू होती है आज से 2 दिन पहले। क्या हुआ, असल में अमेरिकी एम्बेसी के नजदीक इजराइल में, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमला हो जाता है। एक ड्रोन आता है और ड्रोन की वजह से ब्लास्ट होता है और एक आदमी मर जाता है। मतलब आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो हमले की बाद की तस्वीरें आपको यहां दिख रही हैं, ये असल में इजरायली एम्बेसी के पीछे वाली गली में एक ड्रोन हमला होता है और उस ड्रोन हमले में एक व्यक्ति मर जाता है। अब आप सोच कर देखिए, एक तो इजराइल के अंदर घुसकर कोई बम चला दिया और बम चलाया वो भी ड्रोन से चलाया, और चलाया भी कहां, जहां अमेरिकी अपनी एम्बेसी बनाकर बैठे। तो एम्बेसी वाले स्थान पर जब यह हमला हुआ तो इस हमले के बाद से इजराइल एकदम सकते में रह गया कि यार कोई हमारे अंदर घुसकर बम कैसे फोड़ सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो अब तक बम फोड़ने की कारस्तानी करता था वो कौन था, वो था आप लोगों का हिजबुल्लाह, वो था हमास। लेकिन इस बार इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली, हूतियों ने ली। इंटरेस्टिंग चीज सोचकर देखें तो यह इजराइल के लिए बहुत चिंता की बात है। क्या चिंता की बात है, एम्बेसी के नजदीक, अगर एम्बेसी इस लाइन पर है तो पीछे वाली लाइन पर आकर बम फटता है। यूएस एम्बेसी के पास में बम फटता है और उस फटने में ड्रोन का हमला पता चलता है और वो ड्रोन हूतियों ने चलाया है। और हूती कहां बैठे हुए हैं, लगभग 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, 1800 से ऊपर किलोमीटर ऊपर दूर बैठे हुए हैं यमन के अंदर, और वो यहां से बैठकर अंदर तक बम फोड़ दिए। देखो एक चीज तय मानना, इजराइल को ना इन दिनों एक चीज का चैलेंज, दुनिया के बहुत से देशों को नए वॉर टैक्टिक्स में एक बहुत बड़ा टेंशन देखने को मिला है। और वो क्या है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो रशिया यूक्रेन वॉर में भी रशिया को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जो रशिया के टैंकर फटे वो ड्रोन से फटे थे। ड्रोन नया वॉर का तरीका निकल कर आ गया है। यूक्रेन ने जिस तरह से बायरख्तार ड्रोन चलाकर रशिया को नुकसान पहुंचाया, ऐसे ही ईरान ने हाल ही में जब इजराइल पर हमला किया तो भी ड्रोन से ही हमला किया। इसके पीछे का तर्क समझना, होता क्या है ना कि इजराइलियों ने अपना आयरन डोम सिस्टम बनाया हुआ है। आयरन डोम सिस्टम बम गोले जब चलते हुए आते हैं उनको तो टारगेट कर लेता है। अब आप पूछेंगे बम गोले चलते आते हैं उनको टारगेट फिर कैसे कर लेता है और ड्रोन को टारगेट क्यों नहीं कर पाता। इसको ऐसे समझिए कि जब बम गोला चला आ रहा होता है ना, तो वो अपने आप में एक हीट का पुंज है जो चला आ रहा है, और हीट को सेंस किया जा सकता है वेव्स के थ्रू कि भाई इतनी हीट ऊपर से आ रही है, दैट मींस वो कोई बम चल रहा है। भाई गोला तो आग लगता हुआ गोला आ रहा है ना, मतलब मिसाइल आ रही है तो कहीं ना कहीं से तो उसमें आग लगी हुई है ही, तभी तो प्रपल्सन मिला हुआ है, उससे वो चल रहा है। तो आयरन डोम सिस्टम उससे तो झगड़ लेता है। लेकिन ड्रोन क्या है, वो तो हवाई जहाज की तरह चल रहा है। जैसे अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज उड़ते हैं, हवाई जहाजों पर थोड़ी इनका आयरन डोम हमला करता है। और ड्रोन क्या कर रहा है कि ये उस रेडियो वेव की रेंज से, जहां से रडार क्या करता है, जैसे हवाई जहाजों को रडार कैसे कैप्चर करता है, रेडियो वेव्स का इमिशन होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग की जो नाम होता है ना रडार का। अगर आसमान से हवाई जहाज निकल रहा है तो रडार से निकली हुई रेडियो वेव्स गई, हवाई जहाज को देखी, कैप्चर की कि यदि यहां से कुछ निकल रहा है बता दी कि सर यहां से कुछ निकल रहा है। ठीक है ना, जैसे समुद्र में सोनार होता है, ऊपर की तरफ रडार होता है। अच्छा, ड्रोन का क्या है कि वो जमीन के बहुत नजदीक उड़ सकते हैं। जमीन के नजदीक उड़ गए, जमीन के नजदीक उड़ गए तो जहां आपका सेंसर कैप्चर करता उसको कि ड्रोन उड़ रहा है,
आप उसकी जद से बच गए, नंबर एक। नंबर दूसरा, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो, उसमें आग तो लगी हुई है नहीं, जिस तरह हवाई जहाज चल रहे हैं ऐसे वो चल रहा है, आग नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब एक बात और है, और वो क्या है, आग लगी है तो पकड़ में आ रहा है, नहीं लगी है तो पकड़ में नहीं आ रहा है। इसी का ही संभावित कारण क्या निकला कि इजराइल पर 2 बार सक्सेसफुल अटैक हो पाए। और मुझे क्या लगता है ना, आने वाले समय में अगर इजराइल ड्रोन से निपटने की टेक्निक नहीं लाता, तो जैसे भर भर कर हमले इजराइल के ऊपर बमों से करता आया है हिजबुल्लाह, या फिर इधर से गाजा पट्टी से हमास ने किए, ऐसे ही एक दिन होगा जहां ड्रोन्स की बारिश होगी और इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान ये लोग पहुंचा सकते हैं। मतलब ये टैक्टिक्स है, वॉर टैक्टिक्स है, जिसका कि एक तरह से ये लोग टेस्टिंग कर ले हैं, है ना। तो जो हूती है ना, वो अमेरिका के अंदर, अमेरिकी एम्बेसी जहां पर बनी हुई है, इतने सिक्योर्ड एरिया में जाकर गोला फोड़ देते हैं और जिम्मेदारी और ले लेते हैं और कहते हैं कि हाँ हमने फोड़ा है। और ऐसी स्थिति में इजराइल का एक नागरिक मर भी जाता है, 10 लोग घायल भी हो जाते हैं। इस बात के बाद में जब हूती के आर्म्ड फोर्सेस ने साफ साफ सोशल मीडिया पर कहा कि हमने तेल अवीव को टारगेट किया है, और जो कि एक पैलेस्टाइनियन, मतलब ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है, हम इजराइल तो बोलते ही नहीं है, कि पैलेस्तीन पर कब्जा करके रखा हुआ, उस जगह पर हमने टारगेट की। ये चीज जो कि बाईपास कर गई इंटरसेप्टर सिस्टम को, इसकी मतलब समझिए कि ये रडार के कैप्चर में नहीं आई। इसकी गंभीरता समझिए कि हमला हुआ, रडार की नजर में नहीं आया, इंटरसेप्टर्स पकड़ नहीं पाए, और जाकर अमेरिकी एम्बेसी, ये तो भाई अमेरिकी एम्बेसी पर नहीं हुआ, और ये सोची समझी साजिश थी। अमेरिकी एम्बेसी पर हो जाता तो यमन खत्म ही हो जाता, क्योंकि फिर तो ये अमेरिका वर्सेस वो हो जाता सीधा यमन, और इतना यमन में हिम्मत नहीं है, या ईरान में भी नहीं है कि डायरेक्ट अमेरिका के मुंह में जाके कूदे। इजराइल को ही बस वो बनाया हुआ है कि तुम ही लड़ो बेटा, संघर्ष तुम ही करो। इजराइल पर हमला किया, लेकिन यह भी दिखा दिया कि देखो जब हम इतना दूर पहुंच सकते हैं तो हम बेटा अमेरिकी एम्बेसी में भी बम फोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में अब आप सोचकर देखिए कि 200 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन 7 अक्टूबर से लेकर अब तक ये लोग चला चुके हैं, जिनमें से 150 ड्रोन चला है, और एक ड्रोन इतना अंदर तक अगर पहुंचता है तो ये तो इजराइल के लिए बड़ी चिंता की बात है। और इसी चिंता की बात के बाद, क्योंकि ये हमला हुआ, तो इनके ऊपर एक सवाल खड़ा हो गया इजराइल के ऊपर कि तुम्हारे ऊपर इतनी दूर से आकर कोई हमला कर गया तो तुमने क्या किया? तो बोले हमने बदला लिया। और बदला कैसा लिया? ये लो, हमने इजराइल की तरफ से इनके ऊपर हदायबा पोर्ट, जो कि यहां का पूरी तरह से आर्म एम्यूनिशन रखा हुआ है, जहां से तेल के भंडार हैं यमन में, हमने वहां जाकर हमला कर दिया। और ये देखिए, ये इजरायली हमला है जो बदले की कार्रवाई के रूप में हुआ है। मतलब एक प्रकार से ये समझिए, अगर एएफपी न्यूज की बात को माना जाए तो हूती विद्रोहियों का जो कब्जे वाला होदेदा पोर्ट है और उसका जो पावर स्टेशन है, उसको टारगेट बनाया गया, और यह होदेदा पोर्ट के ऊपर यहां पर हमला हो गया। कहानी समझ में आई कैसे पटकथा लिखी गई? 2 दिन पहले अमेरिका के, मतलब इजराइल के तेल अवीव में हमला होता है, और उसके बदले में यहां पर हमला हो जाता है। क्या लगता है आपको, यह बदले की कार्रवाई आगे ठंडक पहुंचाएगी? अब ये लोग फिर से इस ट्रेड को प्रभावित करेंगे, यानी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फिर से संकट में है। संभव है कि आने वाले समय में यहां पर फिर से हूती इस मार्ग को अवरुद्ध कर दें। बड़ी संभावना है, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में इजराइल का तो क्या ही है, इजराइल के लिए तो जाओ जिसको जहां से जाना है, लेकिन उसकी वजह से अब यहां पर फिर से रेड सी संकट में आने वाला है। लेकिन इजराइल इसको ऐसे बता रहा है कि देख लो, ये लोग अब हमारे घर तक घुस आए हैं, दुनिया वाले समझ लो, रेड सी का जो यात्रा अगर सुनिश्चित रखना है तो फिर हूतियों को यहां से हटाना पड़ेगा। और अगर ये हूतियों को हटाने के बारे में सोचते हैं तो फायदा किसको मिलेगा? सऊदी और यूएई को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां की तो ऑलरेडी यमन की सरकार चाहती है कि हूतियों का हटे शासन, यहां से सना से हटे। तो ऐसी स्थिति में संभव है कि यह मामला फिर से नया वॉर जोन बनने वाला है। यह सारी खबर है, यहां पर पूरी तरह से ईरान को ब्लेम करते हुए यह सारा काम कर दिया गया। ठीक है साहब, लगभग 1800 किलोमीटर दूर यह हमला यहां पर इन्होंने किया है। यह तस्वीरें हैं जो आपके सामने निकल कर आ रही हैं। नेतन्याहू ने अपनी तरफ से साफ कह दिया है कि हम इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने इसलिए बदला लिया। तो बड़ा सवाल बना है कि यमन फिर क्या कह रहा है? तो हूती सेना के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम हमले का जवाब देने की कसम खा चुके हैं कि हम इसका बदला लेंगे। तो
अब एक नया वॉर ओपन होने जा रहा है, इजराइल वर्सेस यमन। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये इतनी दूर तक हमले करने की काबिलियत तो इनमें है नहीं। हो सकता है ये आसपास के किसी क्षेत्र से उड़कर ड्रोन चलाए हों, लेकिन हाँ, ये जो पानी वाला मार्ग है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। ठीक है, इस बीच में प्रेसिडेंट बाइडेन को धन्यवाद मिल गया कि तुम्हारे बहुत धन्यवाद भैया जो इतने दिन तक साथ रहे। अब देखते हैं अमेरिका के आने वाले समय में इजराइल का जो इतने वॉर ओपन हो रखी हैं उन पर अमेरिका का क्या नज़रिया रहता है। बाकी अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, यदि आप में से कोई भी साथी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का रिकॉर्डेड बैच देखना चाहता है तो उसके लिए हमने अपनी पाठशाला पर पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ बाईलैंग्वेज कोर्स उपलब्ध करा रखा है। आप उसे देख सकते हैं और उसमें जो पढ़ाया हुआ कॉन्टेंट है वो पूरा हैंड रिटन मटेरियल के अंदर उपलब्ध है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है।